हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिसकंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमने कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया था। वैसे ये टॉपिक 12th से थोड़ा हल्का सा बाहर है, लेकिन ये 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन तो मैंने इसका कल दिया था कि होता क्या है कल, लेकिन फील नहीं कराया था। ठीक है, तो आज हम इसको फील करेंगे कि डिसकंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें एक समान रूप से चार्ज उस पर फैला हुआ होता है वॉल्यूम पर। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में ऐसे, इसको ऐसे देखो, हमारे पास कोई स्पेयर है, ठीक है ना, और उस स्पेयर में कहीं तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं चार्ज डेंसिटी कम है, और मैं उसको इस प्रकार मानता हूं। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई स्पेयर है, ठीक है। ये मैंने इसका सेंटर बनाया, मैंने माना कि इसकी चार्ज डेंसिटी यहां कम, इसकी चार्ज डेंसिटी देखो, मैंने ऐसे बनाया है, इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ कम है, यहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी चार्ज डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके रेडियस के, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, और यहां पर कुछ है, और यहां पर कुछ है डेंसिटी, यहां पर कुछ है। तो मैं क्या करूंगा, इसके किसी छोटे पार्ट को ले लेता हूं, मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, और इसकी यहां से यहां तक इसकी रेडियस छोटे वाले की क्या है, स्मॉल आर है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर के, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा देखो वैसे वैसे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं रो को आर के इक्वल करूं तो मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ। मैंने मान लिया कि वो कांस्टेंट क्या है, रो नोट है, ठीक। अब मैं इसके ऊपर चार्ज फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करेंगे, कल मैंने बताया था कि चार्ज फाइंड कैसे करते हैं हम, केव इज इक्वल टू रो इंटू डीवी से, ठीक है, केव इज इक्वल टू रो इंटू डीवी से, ठीक। और ये डीवी कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैंने कल बताया था। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डीवी कैसे फाइंड करते हैं हम, इसके लिए इसका लेंथ एलिमेंट होता है, इसको हटा देता हूँ, चलो यहाँ डी एल डी आर आर कैप यहाँ लिख देते हैं, डी एल इज इक्वल टू डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाइव इंटू फाइव कैप। ये इसका लेंथ एलिमेंट है। अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा इसकी, इन तीनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और वॉल्यूम निकल जाएगा। डीवी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने हमारे पास वेरिएबल हैं, एक थीटा है, एक आर है, एक फाई है, तीन वेरिएबल हैं। और यहाँ लिमिट का निशान कितना है, एक। कितने होने चाहिए लिमिट भी, ये इंटीग्रेशन का निशान भी 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा
आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। आर थीटा और फाइव तीनों के लिए 3 इंटीग्रेशन के निशान में लगा दूंगा, ठीक है ना। और आर आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल आर तक। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि थीटा कैसे वेरी करता है। थीटा वेरी करता है 0 से पाई तक, ठीक है। थीटा कैसे वेरी करता है, 0 से पाई तक। और फाई कैसे वेरी करता है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ रो की वैल्यू अगर मैं वो लिख दूं जो मैंने फाइंड की है, ये अगर मैं रो की वैल्यू ये रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ रो 0 रो नोट आ जाएगा और ये आर इसके साथ में स्क्वायर हट करके क्यूब बना देगा, ठीक है। और ये रो नोट क्या है, कांस्टेंट, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये क्या हो जाएगा, आर की 4/4 इंटू 2 इंटू 2 पाई, रो नोट आर की 4/4 इंटू 4 पाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रो नोट आर की पावर 4 इंटू पाई। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू की, इन लास्ट हमारे पास आता है क्यू, लास्ट में हमारे पास क्यू की क्या वैल्यू निकल के आती है, क्यू इक्वल टू रो नोट आर की पावर 4। तो अगर कहीं आपको डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी वो देता है, और जब आप गोस थ्योरम पढ़ोगे तो गोस थ्योरम में एक फॉर्मूला बनता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर वहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है स्फीयर के ऊपर तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस दिया होता है ना, तो वो क्या करता है, डेंसिटी को इसी फॉर्म में वेरी कराता है, ठीक है। और वहाँ आप क्यू की वैल्यू ये हो जाएगा ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर ये किसी स्पेयर के लिए उसने दिया, क्या दिया, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो हम फाइंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये और फाइंड करना होता है वहाँ, और कैसे फाइंड करना होता है उसका मेथड सिर्फ और सिर्फ ये है। फिर हम कुछ बच्चे क्या करते हैं उस टाइम पे, अगर डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो क्यू इक्वल टू रो इंटू वी लगा देते हैं, और वी वो पहले से याद करके आए हैं कि स्पेयर के लिए वी कितना होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखा, यहाँ क्यू की वैल्यू क्या आती है ये, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, वैल्यू ये निकल के आएगी। और इस फॉर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसका वेरी करेगा तो मोस्टली यही फॉर्म को देता है, मोस्टली, ठीक है। एकदम वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है वहाँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सोल्व करेंगे अगर हमारे पास इसका क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली तो 12th में आई थिंक इसका आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो पेपर 12th का आया था बहुत कॉन्सेप्चुअल था। और कुछ बच्चों से मैं मिला जिन्होंने ये कहा कि सर इस बार पेपर इतना टिपिकल था कि हमारे से नहीं हो पाया। और जब उन्होंने उस पेपर को लिटरली बैठ करके चेक किया ना, और हमने उस चीज़ को मिला करके देखा तो वो कुछ भी नहीं था, टोटल कॉन्सेप्चुअल था इस बार का पेपर, ठीक है ना। तो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि पहले डेफिनेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर लिखी हुई होनी चाहिए। अब वो क्या देखता है, वो कॉन्सेप्ट देखता है कि इस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली अब कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा इस बार का पेपर आया 12th का, उसे देख करके कि कॉन्सेप्चुअल पे मोस्टली ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कैसा भी क्वेश्चन सोच के ही कर देते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि ये कैसे होगा और इसका आंसर क्या आ सकता है।
लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला लगा के जो हमारा आंसर सही आता है उसको ही 101% हम श्योर मानते हैं कि सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। ठीक है, नहीं, कई बार सही हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आज बस मैंने सोचा कि डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी, वैसे एक बार मुझे लगा था कि नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार का क्वेश्चन ऐसा आ जाए। अगर आ जाता है तो आई होप आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।